हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांगजी की छुट्टियां कैंसिल हो गई थी क्योंकि अर्जेंटली उसे एक मिशन पर जाना पड़ा था। कुछ टेररिस्ट ने स्कूल पर अटैक कर दिया था। वो वेइंग को कॉल करने की बहुत कोशिश करता है पर वेइंग का फ़ोन नॉट रीचेबल था। इधर वेइंग, जो कि इस बात से अनजान था, वो वांगजी से नाराज़ था क्योंकि उसे लग रहा था कि वांगजी ने जानबूझकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है। रात के वक्त अचानक से वेइंग हीट में आ जाता है। वो अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश करता है, अपने आप को प्लेजर फील कराने की भी कोशिश करता है, पर बार बार उसे वांगजी का टच और किस याद आ रहा था। उसे खुद को टच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वेइंग खुद को शांत करने के लिए शावर के नीचे 1 घंटे तक खड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसे फीवर आ गया था। अगले दिन उसे पता चलता है कि वांगजी को एक मिशन पर अचानक से जाना पड़ा और वो काफ़ी घायल भी हो गया था। ये सुनकर वेइंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो घबरा जाता है। वो सोचता है कि लान वांगजी ने तो उसे कुछ भी नहीं बताया था, उसने कुछ भी नहीं कहा था कि वो मिशन पर जा रहा है या कहाँ जा रहा है। वो ज़िद करके जेंग चेंग के साथ लान मैंशन वापस जाता है, जबकि उसकी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब थी कि उससे सही से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। डॉक्टर ने वेइंग को नींद की गोली दी थी ताकि वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सके, सो जाए। शिचन जब वांगजी को एयरपोर्ट से वापस लान मैंशन लेकर आ रहा था तो वो कहता है, वांगजी, क्या क्या तुमने वेइंग को नहीं बताया था कि तुम ड्यूटी के पर्पज़ से बाहर जा रहे हो? उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी फिर भी वो लान मैंशन में वापस आ गया। वांगजी वेइंग के बारे में ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पर उसने तो वेइंग को मैसेज भेजा था ना, तो क्या वेइंग ने मैसेज नहीं देखा था? शिचन कहता है, वांगजी, अब तुम भी संभालना अपने वेइंग को। उसने हम में से किसी की भी एक भी बात नहीं सुनी और उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे नहीं पता तुम्हारे और वेइंग के बीच में क्या प्रॉब्लम है, पर प्लीज़ उसका ध्यान रखो। कल तो उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि मैं खुद घबरा गया था उसको देखकर। वांगजी की आंखें भर आई थी, उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वो दोनों लान मैंशन पहुंचते हैं। लान शिरेन वांगजी को देखते ही उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही सलामत वापस आ गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वांगजी कहता है, सॉरी अंकल, सॉरी का आप सबको परेशान करने के लिए। तभी शिचन कहता है, वांगजी, अगर हम में से सबसे ज़्यादा कोई परेशान था तो वो था वेइंग। उसकी तो हालत कल देखने वाली थी, कितनी बुरी हालत कर ली थी उसने। जाओ तुम उसके पास। लान शिरेन कहते हैं, वांगजी, शिचन बिल्कुल सही कह रहा है। वेइंग ने कल से कुछ भी नहीं खाया है और ना ही तो वो किसी से बात कर रहा है, बस अपने रूम में ही है वो। इसी वजह से हमें उसको नींद की दवा देनी पड़ी थी। वांगजी शिचन और लान शिरेन को वो करता है और सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगता है। उसका दिल बहुत बेचैन था, वो बहुत परेशान था। वो वेइंग को कैसे हैंडल करेगा, वो क्या कहेगा। वांगजी रूम का डोर ओपन करता है। वेइंग बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। वांगजी चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाता है और बहुत प्यार से वेइंग की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वेइंग की क्या हालत हो गई थी। वांगजी को याद आता है कि जब उसने वेइंग से बताया था कि उसको गोली लगी थी तो वेइंग कितना परेशान हो गया था। उसने वेइंग से वादा किया था कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जब वेइंग को पता चला था कि वांगजी इतने खतरों से खेलता है तो वो कितना ज़्यादा घबरा गया था, कितना उदास हो गया था। वांगजी ये बातें सोच ही रहा था, तभी अचानक से वेइंग की आँख खुल जाती है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। वेइंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, हस्बैंड। वांगजी एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो वेइंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वेइंग, वेइंग, तुम ठीक तो हो ना? वेइंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने लान वांगजी है। वो अचानक से बेड से उठ जाता है और वांगजी के गले से लगकर रोने लगता है। उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वांगजी वेइंग को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे चुप कराते हुए कहता है, वेइंग, प्लीज़ प्लीज़ मत रो, मैं यहीं पर हूँ। मैं देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ मत रो। वेइंग के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, वो बस रोता ही जा रहा था।
तभी उसका हाथ गलती से जहाँ वांगजी को चोट लगी थी, यानी कि जहाँ वांगजी को गोली लगी थी, वहाँ पर छू जाता है, जिसकी वजह से वांगजी को बहुत तेज़ दर्द होता है। ये देखकर वेंग चौंक जाता है। वांगजी कहता है, वेंग मैं ठीक हूँ, घाव है, कुछ दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। पर वेंग के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो रोते रोते कहता है, हस्बैंड आपको इसमें बहुत दर्द हो रहा होगा ना। वेंग अपना चेहरा अपने हाथ से छुपा लेता है और खूब रोता है। वांगजी फिर एक बार वेंग को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, वेंग प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है। मैंने इस बार खुद को खतरे में नहीं डाला था, वो तो बस गलती से मुझे ये गोली लग गई थी। सॉरी ना, प्लीज़ वेंग शांत हो जाओ। रोने की वजह से वेंग की सांसें बहुत हैवी हो गई थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल पड़ चुकी थी। तभी वो वांगजी को अपने से दूर करता है और कहता है, मिस्टर वांगजी आप ठीक हो ना, तो मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। ये कहकर वेंग बेड से उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगजी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, वेंग प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ मत जाओ। वेंग को रोना आ रहा था। उसने बीते हुए हर घंटे में न जाने कितनी ही बार वांगजी को हमेशा के लिए खो देने के डर से सामना किया था। वो वही जानता था कि उसने क्या फेस किया था। क्या वो लान वांगजी के लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि वांगजी एक बार उसे ये बात बता सकता। वेंग कहता है, मिस्टर वांगजी मुझे जाने दीजिए। तभी फिर से उसकी नज़र वांगजी की चोट पर जाती है, जिसमें से अभी भी हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। वेंग कहता है, मिस्टर वांगजी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। मैंने आपको बोला था कि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपने दिल की बातें बताया करिए, पर आपने तो मुझे किसी चीज़ के लायक ही नहीं समझा है। मैं आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं हूँ। वह अचानक से वांगजी से खुद को अलग करता है और कहता है, मिस्टर वांगजी आप अपनी ड्यूटीज़ निभाइए, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि आप ड्यूटी के पर्पज़ से मिशन पर जा रहे हो। आपको नहीं पता, पर मेरे मन में इतने उल्टे ख्याल आ रहे थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। मैं किसी से भी नहीं कुछ कह पा रहा था। मैंने यही सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा। मिस्टर वांगजी उस दिन आपने मुझे मार्क किया, आपने मुझे अपना बनाया, फिर अचानक से आपने दूसरे दिन मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं आपके लिए। वेंग कहता है, मिस्टर वांगजी अगर मेरा नंबर नहीं मिल रहा था तो आप मेरी मदर के फ़ोन पर फ़ोन कर लेते, उनको बता देते। लेकिन क्यों, आप ऐसा करेंगे ही क्यों। मैं तो आपके लिए कुछ मैटर करता ही नहीं हूँ ना। बचपन में उस हादसे के बाद से मैंने लोगों के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, भरोसा करना छोड़ दिया। मैं किसी के भी करीब नहीं जाता हूँ। लेकिन मिस्टर वांगजी आपने मुझे अपना बनाया। वेंग की आंखें सूज गई थी। वो रोते रोते कहता है, मिस्टर वांगजी आई रियली हेट यू। तभी वांगजी उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, सॉरी वेंग, प्लीज़ मत गुस्सा होना, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें मैसेज किया था पर पता नहीं वो तुम तक क्यों नहीं मैसेज पहुंचा। सॉरी वेंग। वांगजी की एक भी नहीं सुनना चाह रहा था। तभी अचानक से वांगजी वेंग के लिप्स पर किस करने लगता है। उस किस में सॉफ्टनेस थी और लव था। वेंग अपने आप को वांगजी से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर वांगजी की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। तभी वांगजी वेंग के माउथ के अंदर अपनी टंग को स्लाइड करके वेंग को पैशनेटली किस करने लगता है। वेंग वांगजी की बाहों में शांत होने लगा था। वांगजी वेंग की टंग को अपनी टंग से लिक कर रहा था। वेंग ने अब एक पूरी तरीके से खुद को वांगजी के हवाले कर दिया था, पर अभी भी उसके आंसू बहते जा रहे थे। वेंग वांगजी को अपनी बाहों में भर लेता है और वो वांगजी को बहुत देर तक किस करता है। तभी वांगजी वेंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, सॉरी वेंग, मेरी वजह से तुम इतना रोए, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। वेंग सॉरी, उस दिन मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। पर उस फ़ोटो में, ये कहते कहते वांगजी के आंसू निकल आते हैं। ये देखकर वेंग बहुत परेशान हो जाता है।
वेंग वांगजी को रोते हुए देखकर घबरा जाता है। वो वांगजी के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, हस्बैंड हस्बैंड प्लीज़ आप मत रोइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वेंग वांगजी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, प्लीज़ मत रोइए ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वांगजी के हाथ में चोट लगी थी, उसमें बहुत दर्द हो रहा था, पर उससे ज़्यादा दर्द उसे इस बात का था कि वेंग ने उसकी वजह से अपनी ये हालत कर ली। तभी वो रोते रोते वेंग से कहता है, वेंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं तुमसे जियांग मैंशन में मिलने के लिए वापस जाना चाहता था, पर मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम था, मुझे फ़्लाइट से निकलना था और मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था कि मैं जा रहा हूँ और वापस आके तुमसे सारी बातें करूँगा, पर पता नहीं क्यों तुम्हें वो मैसेज नहीं मिला। ये सुनकर वेंग चौंक जाता है और कहता है, क्या आपने मुझे मैसेज किया था, पर मुझे तो। तभी वेंग को याद आता है कि उसका फ़ोन वायरस से भर गया था। वो ठीक तो हो गया था, पर उसमें जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स थे, मैसेजेस थे या जितना भी सब कुछ था, वो सब डिलीट हो गया था। वांगजी कहता है, वेंग सॉरी, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया। मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा, मैंने हमेशा सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ निभाई हैं। मुझे नहीं पता कि केयर करना क्या होता है, किसी का साथ देना क्या होता है, किसी की परवाह करना क्या होता है। पर जब तुमने ये बोला कि तुम पूरे 1 हफ्ते के लिए अपने घर पर रुकोगे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वेंग वांगजी के लिप्स पर किस करने लगता है। उसका वो किस बहुत ही हॉट एंड पैशनेट था। वेंग कहता है, हस्बैंड मैंने वो सब गुस्से में कहा था, आप इतना भी समझ नहीं पाए थे, और आपने मुझे एक बार भी मनाया तक नहीं, और आपको नहीं पता कि कल। पर तभी वेंग बोलते बोलते अचानक से रुक जाता है। वांगजी वेंग से कहता है, कल क्या हुआ था वेंग। तो वेंग कहता है, कुछ नहीं। वांगजी कहता है, वेंग बताओ मुझे कल क्या हुआ था। वेंग वांगजी की चोट की तरफ देखते हुए कहता है, हस्बैंड आपको बहुत पेन हो रहा होगा ना इसमें, जब आपको गोली लगी होगी। वांगजी कहता है, वेंग मेरा काम ऐसा ही है, हर कदम पर खतरा है, पर इसके लिए मैं अपनी ड्यूटीज़ को नहीं छोड़ सकता हूँ। वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वो सीधा बेड पर जाकर बैठ जाता है। वांगजी देखकर चौंक जाता है कि आखिरकार वेंग को अचानक से क्या हो गया। वो वेंग के पास जाता है और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है, वेंग क्या हुआ तुम्हें। पर वेंग वांगजी से कुछ नहीं कहता है। वांगजी कहता है, वेंग सॉरी, क्या मैंने तुम्हें फिर से हर्ट कर दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी वेंग वांगजी के गले से लग जाता है और कहता है, हस्बैंड जब आपका फ़ोन नहीं लग रहा था तब मैं बहुत परेशान हो गया था, फिर अचानक से न जाने कैसे मेरी हीट स्टार्ट हो गई। मैंने अपने आप को टच किया, खुद को शांत करने की बहुत कोशिश करी, पर मैं नहीं कर पाया। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी याद सता रही थी। मुझे आप चाहिए थे, आपका टच चाहिए था, पर आप थे ही नहीं मेरे पास, और मैं आपसे बात तक नहीं कर सकता था। वेंग वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, हस्बैंड आई नो कि आपकी ये ड्यूटी है, पर मेरा क्या। मैं सोचना भी नहीं चाहता कि अगर आपको कभी कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा, क्योंकि मैं अब आपके अलावा किसी और का साथ सोच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे उस दिन मार्क कर दिया था। मैं सिर्फ आपकी सेंट से आपसे ही प्लेजर फील कर सकता हूँ। आपको नहीं पता, जब जियांग चंग ने मुझे बताया कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि आपको गोली लगी है और इतना सब कुछ हो चुका है, तो आपको नहीं पता कि मेरी क्या हालत हुई थी। मुझे यही लगा था कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वेंग वांगजी के चेहरे को टच करते हुए कहता है, हस्बैंड मैं और आप उस दिन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो गए थे, जिस दिन हम इंटीमेट हुए थे। अगर आपको कुछ हो गया होता तो मेरी भी लाइफ का कोई मतलब नहीं रह गया था। आई नो कि मैं आपसे एज में छोटा हूँ, इमैच्योर हूँ, मुझे ज़्यादा समझ नहीं है चीज़ों की, लोगों की, पर मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरी बॉडी सिर्फ आपके फेरोमोन्स से ही रिएक्ट करती है। मैं भी आपकी लाइफ का एक पार्ट हूँ, इसलिए प्लीज़। तभी वांगजी वेंग को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, वेंग क्या तुम सच में मुझसे शादी करने के डिसीजन को लेकर रिग्रेट कर रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझसे डिवोर्स ले सकते हो और
अपने ही साथ के किसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तभी वेंग वांग जी से गुस्से में अलग हो जाता है और कहता है, क्या क्या कहा आपने? डिवोर्स? हस्बैंड, आपने ये सोचा भी कैसे, कहा भी कैसे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं और आप बॉन्डेड हो चुके हैं, मैं अब आपके अलावा किसी के साथ। तभी वो रोने लगता है और कहता है, मिस्टर वांग जी, आप सच में कुछ नहीं समझते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ।